नमस्कार दोस्तों। प्रथम अध्याय का अब आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। ठोस अवस्था हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था। ठीक है। और उस ठोस अवस्था का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। ठोसों के अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है ना। संकुलन क्षमता का क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। इसका क्या सूत्र होता है, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में गोलों का अध्यासित आयतन बटा वह एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। ठीक है। आंसर जो निकलेगा उसका वो परसेंटेज में निकलेगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है इस जगह पे उसको हम समझते हैं। सपोज आपके पास में ये एक क्या है, एक बॉक्स है या एक क्यूब है आपके पास में। इस क्यूब के अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर देखो यहाँ जो लाइन लिखी होती है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित है। जो कणों द्वारा संपूरित है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में अगर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कणों से भर देता हूँ। अगर मैंने इस बॉक्स को कणों से भर दिया, कणों से भरने के बाद में यहाँ इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण आ गए, है ना। उन कणों को हम परमाणु कह सकते हैं। जब ये परमाणु द्वारा पूरा भर दिया जाएगा इसको, तो इसके अंदर बहुत सारे रिक्त स्थान रह जाएंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अंतराकोशीय स्थान नाम दिया था। बीच बीच में स्थान रह जाएंगे। अब ये जो क्यूब है ये कणों द्वारा भरा हुआ है, ये परमाणु द्वारा भरा हुआ है, तो इसने कितना स्थान घेर रखा है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। जितना स्थान इसने घेर रखा है इन परमाणुओं ने उस डिब्बे के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर, उसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता। ठीक है। और संकुलन क्षमता को ज्ञात किया जाता है इस सूत्र के द्वारा। अब देखिए संकुलन क्षमता हम तीन तीन एकक कोष्ठिकाओं के लिए ज्ञात करेंगे। पहला होगा आपके सिंपल मतलब कि सरल एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। दूसरा वाला जो होगा वो होगा आपके बीसीसी, और तीसरा वाला होगा आपके एफसीसी। ठीक है। ये तीन प्रकार के आपके क्या होंगे, एकक कोष्ठिकाएं। उन तीनों प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के लिए हम संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एफसीसी के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एफसीसी जो एकक कोष्ठिका है उसमें होता क्या है। एफसीसी एकक कोष्ठिका के अंदर 8 परमाणु 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये आपको पता है अच्छी तरह। 8 परमाणु होते हैं, वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। और क्योंकि ये फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका है, एफसीसी है, इसलिए इसके अंदर 6 फलकों पर 6 फलकों पर क्या उपस्थित होते हैं, 6 परमाणु भी उपस्थित होते हैं। 8 परमाणु तो 8 एकक कोष्ठिकाओं पर है, और 6 जो है वो 6 फलकों पर उपस्थित है। 1 2 3 4, ये 4 फलकों पर 4 परमाणु, 5वां आगे वाली फलक पर और एक पीछे वाली फलक पर 6ठा परमाणु उपस्थित है। इसको हम बोलते हैं एफसीसी। इस एफसीसी के लिए हम संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ एक हमें एफसीसी के अंदर संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए जितने परमाणुओं की आवश्यकता है वो हमने यहाँ ले रखे हैं। और वो हमारे पास कितने परमाणु हैं, 1 2 और ये 3, इन 3 परमाणुओं की हमारे पास आवश्यकता है। देखिए ये एक क्या है, क्यूब है। इस क्यूब के अंदर ABCDEFGH हमने लिखा हुआ है। ए, ये वाला जो आपके ए वाला कोना है, इस एक ए वाले कोने पर एक परमाणु उपस्थित है, बी वाले कोने पर सी वाले कोने पर एक परमाणु उपस्थित है, और ये जो फलक है आपके, कौन सी वाली फलक, ये वाली जो फलक है, इस फलक पर एक परमाणु उपस्थित है। वो कौन सा परमाणु है, ये वाला। ठीक है। इस परमाणु का नाम बी नहीं है, वो आप बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो ये 3 परमाणु उपस्थित है। इन्हीं 3 परमाणुओं की सहायता से हम एफसीसी के अंदर संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ एक ट्राइंगल ABC के अंदर ट्राइंगल A B और C, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है, इस ABC के अंदर क्या हो रहा है, B²। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है आपके B, A से C तक की जो लेंथ है ये B है। तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD² प्लस DC² हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस के द्वारा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होती है, ये भी A होती है, तो B² इक्वल टू क्या हो गया, A² प्लस A² यानी कि 2A² हो गया। तो B इक्वल टू क्या हो गया, √2A हो गया। ये आपने निकाला B का मान, √2A। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, R होगी, इस वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, R होगी। अब ये पूरा एक जो गोला बीच में आ रहा है, इस गोले के अंदर 2 R आएंगे, एक यहाँ पर आएगा, एक R यहाँ पर आएगा। तो ये B है ना, B, इस B का मतलब क्या हो गया, 4R हो गया। ठीक है, फिर से समझना, इसके अंदर 3 जो गोले हैं, 3 परमाणु हैं, इन तीनों परमाणुओं की त्रिज्या के अंदर एक पहला R तो ये हो गया, आपके पहला R ये वाला हो गया, इसकी इस परमाणु की त्रिज्या, दूसरा इस परमाणु की त्रिज्या, और इसके अंदर 2 परमाणु की त्रिज्या आएंगी, मतलब परमाणु एक ही है लेकिन उनकी 2 त्रिज्याएं आएंगी। तो B इक्वल टू क्या हो गया, 4R हो गया। ये देखिए आप इसके अंदर यदि प्रत्येक गोले की त्रिज्या R हो तो B इक्वल टू 4R हो गया। और आपने अभी ऊपर ज्ञात किया था B इक्वल टू √2A, तो नीचे 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा। 4R इक्वल टू √2A हो जाएगा। इससे हमने A का मान ज्ञात किया, तो A का मान कितना आया,
ए बराबर 4r अपॉन √2, तो ए बराबर क्या आ गया 2√2r। एफसीसी में, बीसीसी में और सामान्य एकक कोष्ठिका में सबसे पहले आपको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, जैसा कि हमने एफसीसी के अंदर भी ए का मान ज्ञात किया। अब देखिए आप, ये आपने ए का मान ज्ञात किया है। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है? संकुलन क्षमता का सूत्र अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, ठीक है, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन बटा हुआ एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एकक कोष्ठिकाओं में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन। एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे बीसीसी में 2 होती है और सामान्य के अंदर 1 होती है, तो एफसीसी के अंदर परमाणुओं की जो क्षमता होती है वो होती है 4 परमाणु की संख्या। तो आपको क्या करना है, एक परमाणु का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, और एफसीसी के अंदर आते हैं 4 परमाणु, तो इसको आपको 4 से गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है। और नीचे आपको करना है ए का क्यूब। ए आपने क्या ज्ञात किया? ये आपने ए ज्ञात किया 2√2 का r, इसका आपको क्यूब करना है। इसका आपने क्यूब किया और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर इसका जो आंसर आता है वो होता है 74%। तो एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान आता है 74%। आगे बात समझ में, जितने भी हम बीसीसी ज्ञात करेंगे उसमें भी ये 4/3 πr³ इसका मान यही रहेगा, लेकिन बीसीसी के लिए कुल परमाणु संख्या 2 होती है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। बीसीसी के लिए हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो a³ यहाँ रखेंगे हम, ये 100 वही रहेगा और उसका आंसर हम बीसीसी के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसको एक बार देखने के बाद, वीडियो आप जब एक बार देख लोगे उसके बाद इसको कॉपी में उतार के फिर इसको वापस देखना, आप फिर कॉपी में देखते रहना, तो कॉपी में आपके पास पूरा एक साथ आ जाएगा। अभी ये पूरा एक साथ आपको दिख नहीं रहा, इसलिए अब हम ज्ञात करते हैं बीसीसी के लिए। अभी हमने ज्ञात किया एफसीसी के लिए। अब देखो बीसीसी के लिए क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है 8 परमाणु 8 कोनों पर होते हैं, है ना, और 1 परमाणु बीच में होता है। ये होता है आपके बीसीसी के लिए। अब देखो यहाँ पर जो परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो परमाणु जो कोनों पर उपस्थित है वो है आपके ये वाला, जो ए वाले कोने पर उपस्थित है, एक ई वाले कोने पर उपस्थित है, और एक जो परमाणु मैं बीच में ले रहा हूँ पूरी एकक कोष्ठिका के, वो ये वाला है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें एफ जो है ना वो उस पीछे वाले कोने का नाम है, उस परमाणु का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना आप बस, ठीक है। अब देखिए आप, हमें इन 3 परमाणुओं की सहायता से हम बीसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। क्या है इसके अंदर, त्रिकोण EFD में, अब त्रिकोण EFD कौन सा है, देखो त्रिकोण EF, ये आपका त्रिकोण आ रहा है EFD, ठीक है। EFD में b² बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे आपके a² प्लस a², यानी कि b = √2 आ गया, √2 आ गया आपके, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल आ रहा है इसके अंदर, ट्रायंगल AFD। दूसरे ट्रायंगल को मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, AFD, ये दूसरा ट्रायंगल है AFD। इस दूसरे ट्रायंगल में क्या आ रहा है देखो आप, C² = a² प्लस b²। यहाँ पर b², ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे आ रहा है b, ठीक है, ये b है। F और D के बीच की दूरी जो है वो है b, और F और A के बीच की दूरी जो है, F और A के जो बीच की दूरी है यहाँ से ये वाली, ये है C आपके, ये क्या है C है। तो देखो अब क्या आ रहा है इसके अंदर, C² = क्या हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। a² और a सारे जो कोने हैं, जो किनारे हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो a होती है ना। तो यहाँ पर F और D की बीच की जो दूरी है वो है b, और F और A के बीच की दूरी है c। तो C² = क्या हो गया a² प्लस b², तो C² = a² प्लस 2a² हो गया, क्योंकि b² का मान 2a² होता है इसलिए, ठीक है। अभी आपने ऊपर निकाला था bc² के अंदर, और ये हो गया आपके C = √3a। ये आपने C का मान निकाल लिया, इसका मान आपने ज्ञात कर लिया, C = √3a। अभी आपने A का मान ज्ञात नहीं किया है, आपको अभी A का मान ज्ञात करना है। अब देखो आप, A बराबर क्या हो गया, यहाँ पर C जो है ना वो भी क्या आएगा 4r आएगा। देखो ये है आपके C, ये C है, F और D के यहाँ जो पूरी आ रही है ये C है ना। अब देखो आप इसके अंदर C का मान हम ज्ञात करेंगे तो वो किस प्रकार से आपके आएगा। ये आपके हो गया पहला 4r, ये फर्स्ट r, ये सेकंड r, और इसके बीच में हो जाएंगे 2r। तो C = कितना हो जाएगा आपके 4r हो जाएगा। C = आएगा आपके 4r। तो C = 4r हो जाएगा, तो r ये हो जाएगा C = क्योंकि C = था √3 है, तो 4r = हो जाएगा √3। तो A का मान क्या आ गया 4/√3r। ये आपने A का मान निकाल दिया। अब आपको सूत्र में रखना है इसका मान, ठीक है। सूत्र में आप इसका मान रखोगे,
यहाँ पे आएगा इंटू 100। तो क्योंकि BCC के अंदर परमाणु संख्या आती है 2, तो 4/3 पाई आर क्यूब का को 2 से गुणा करना है। पहले आपने 4 से गुणा किया था। नीचे अभी आपने ए का मान निकाला, ये वाला, वो उसका आपने क्यूब कर दिया, इंटू 100 किया। इसका आंसर आता है 68%। BCC के लिए संकुलन क्षमता का जो आंसर है वो है 68%। ठीक है। अब आता है आपके सिंपल यूनिट सेल, आधी एक कोष्ठिका। इसमें केवल परमाणु होते हैं कोनों पर, है ना। देखो यहाँ हमें 2 परमाणु की आवश्यकता है। एक परमाणु आपके ये वाला है और दूसरा परमाणु कौन सा है आपके, ये वाला है ना। ये आपके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बीच में, वो आपके क्या आ रही है, ए आ रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके आ रही है ए। तो पहले के लिए हो गया फर्स्ट आर, दूसरे के लिए हो गया सेकंड आर, 2R हो गए, आर और आर 2R हो गए। तो ए बराबर कितना हो गया, 2R हो गया। तो हमारे लिए ए का मान निकल चुका है, ए बराबर 2R। ठीक है। बस अब देखो सिंपल एक कोष्ठिका जब होती है, एक आधी एक कोष्ठिका, उसमें परमाणु संख्या 1 होती है। तो आपको ऊपर जो है इस 4/3 पाई आर क्यूब को 1 से गुणा करना है। ठीक है। और 8 आर क्यूब क्या आ गया, ए का क्यूब निकाल लिया आपने, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आता है 52.4%। आपको परीक्षा में इनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। डायरेक्ट आपको इनका आंसर याद करके जाना है और इन तीनों के लिए आंसर लिखना है। FCC के लिए आता है 74%, BCC के लिए आता है 68% और सिंपल यानी आधी का कोष्ठिका के लिए आता है 52%। परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, ठीक है, कई बार आया हुआ है। आप संकुलन क्षमता से क्या समझते हैं, BCC के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है। या फिर आप संकुलन क्षमता से क्या समझते हैं, FCC के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो परिभाषा बताई वो और सूत्र लिखना है। उसके बाद में जिसका पूछे उसका आपको उसमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। डायग्राम जो क्यूब वाला है, ऐसे वाले डायग्राम है आपके क्यूब वाले, ये जरूर बनाने हैं आपको। ठीक है। ये आपके जो टॉपिक था वो था संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के बाद में अब आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। इस चैप्टर में 2 टॉपिक जो थे वो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है। ठोसों की विद्युतता और चुंबकीय गुण, विद्युत और चुंबकीय गुणों को हटा दिया गया है। तो अब आपके इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं, यानी कि ठोसों में दोष। ठोसों में दोष या अपूर्णता का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। ठीक है। जब किसी भी ठोस को बनाया जाता है, हम ठोस इन ठोसों की बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए। ठीक है। इन ठोसों की हम बात नहीं कर रहे हैं जिनमें जो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, ठीक है ना, आपके अर्धचालक वगैरह हैं। उनमें अगर कोई अपूर्णता रह जाती है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है। बनाते समय अगर उसमें कोई अपूर्णता रह गई, कोई दोष रह गया, अब उस दोष को किस तरीके से उपयोग में लेके और उसको आगे काम में लिया जाए। देखिए, एक आयनिक क्रिस्टल जिनमें सभी एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान झालक बिंदु युक्त व्यवस्थित होती हैं, उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है। ऐसा आदर्श क्रिस्टल जिसके अंदर जितनी भी एकक कोष्ठिकाएं हैं जिनसे वो पूरा क्रिस्टल बना हुआ है वो समान प्रकार से व्यवस्थित रूप से उपस्थित हों उसके क्रिस्टल के अंदर, उसको बोलते हैं हम आदर्श क्रिस्टल। ठीक है। इस प्रकार के आदर्श क्रिस्टल केवल 0 केल्विन में यानी कि परम शून्य ताप पर ही पाए जाते हैं। 0 केल्विन पर जो ठोसों का निर्माण किया जाता है उसी के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ देखो, इस ताप के ऊपर क्रिस्टलीय ठोसों की नियमित व्यवस्था में विचलन आ जाने से क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इसे ठोसों में दोष कहते हैं। जैसे जैसे हम 0 केल्विन से ऊपर जाएंगे, परम ताप से ऊपर जाएंगे हम, तो क्या होगा, ठोसों के अंदर जो एकक कोष्ठिकाएं हैं, जो परमाणु हैं, उनमें विचलन आ जाएगा, वो अपनी जगह बदलते रहेंगे। इससे क्या होता है, ठोस में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए आप, ठोसों में जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आगे इनके भी भाग हैं लेकिन वो पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला है आपके इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, दूसरा है बिंदु या परमाणविक त्रुटियाँ। क्या लिखा हुआ देखो, ये अशुद्धियाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के कारण यानी कि ऋणात्मक भाग के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है, क्योंकि 0 केल्विन ताप के ऊपर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं जिससे ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाली दोषों को, त्रुटियों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ। ठीक है। 0 केल्विन पर तो आदर्श क्रिस्टल होता है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गमन करते हैं, चले जाते हैं, इससे ये त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरी है आपके बिंदु दोष यानी कि बिंदु त्रुटियाँ। जब क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणुओं की नियमित व्यवस्था में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, परमाणु अपने स्थान से हट गया,
या उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ गया, चार परमाणुओं के बीच में जो अंतराकोशीय स्थान होता है वहाँ कोई छोटा परमाणु आके अपनी व्यवस्थित छोटा परमाणु आके वहाँ फिट हो गया, बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे दोषों को हम कहते हैं बिंदु दोष। किसी एक ही पॉइंट पर दोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये त्रुटियां निम्न दो कारण से उत्पन्न होती हैं। कौन सी त्रुटियां? बिंदु दोष वाली त्रुटियां। एक तो आपके है रिक्ति का दोष और दूसरा है अंतराकाशीय दोष। अब देखो रिक्ति का दोष और अंतराकाशीय दोष कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर। जो बिंदु दोष के दो प्रकार हैं, ठीक है। देखो रिक्ति का दोष में क्या लिखा हुआ है, जब क्रिस्टलीय जालक से कोई परमाणु अपने स्थान को छोड़ देता है तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है, इसे रिक्ति का दोष कहते हैं। बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास में कोई क्रिस्टलीय जालक है ना, या आपके पास में क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर परमाणु जो हैं वो उपस्थित हैं, यहाँ पर परमाणु उपस्थित हैं, इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग परमाणु उपस्थित हैं। सभी परमाणुओं का आकार समान होता है, ठीक है। ऐसे परमाणु इसके अंदर उपस्थित हैं इसके अंदर। मान लो अब क्या हुआ कि कोई भी एक परमाणु बीच में से यहाँ से हट गया, मान लो ये वाला परमाणु अपनी जगह छोड़ दी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिक्तिका बन जाएगी। इस जगह पे एक रिक्तिका बन जाएगी, खाली स्थान बन जाएगा, उसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। अंतराकाशीय दोष, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, अब आपके पास में जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु उपस्थित हैं, उन परमाणुओं के बीच में जो स्थान होता है, ठीक है, इन परमाणुओं के बीच में जो स्थान होता है, जैसे ये अगर स्थान है, इस स्थान पर कोई मान लो बहुत छोटा परमाणु आके फंस गया, ठीक है, मान लो कोई छोटा सा परमाणु यहाँ आके फंस गया इधर, तो वो कहाँ आके आया है, कहाँ फंसा है, वो अंतराकाशीय स्थान में फंसा है, ठीक है। परमाणु जहाँ थे वहीं हैं, तो इस दोष को कहते हैं अंतराकाशीय दोष। अब अपन पढ़ते हैं दोषों के प्रकार। देखो दोष जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऊपर जो हमने प्रकार पढ़े हैं ये मुख्य प्रकार हैं। अब इन दोषों के अन्य प्रकार भी हैं। पहला दोष जो है वो कौन सा है, आपके स्टैक्योमेट्रिक दोष और इधर नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष, ठीक है। स्टैक्योमेट्रिक दोष जो है वो फिर से दो प्रकार के हैं, शॉटकी दोष, फ्रेंकेल दोष। ये है अधात्विक दोष और धातु न्यून दोष, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यून दोष। अब स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोष को क्या होते हैं, स्टिक्योमेट्रिक और नॉन स्टिक्योमेट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टैक्योमितीय और नॉन स्टैक्योमितीय दोष कहते हैं। इसको अपन आगे पढ़ते हैं। देखो अब धातु आदि के दोष भी फिर दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, अतिरिक्त धनायन के कारण या ऋणायन ऋतिका के कारण। धातु न्यून दोष भी अतिरिक्त ऋणायन के कारण, धनायनी ऋतिका के कारण उत्पन्न होते हैं। इनको हम आगे करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, स्टिक्योमेट्रिक दोष। इसके दो जो हैं, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। दोष को इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट, तो मैं अगर बार बार डिफेक्ट बोलूँगा तो आप कंफ्यूज मत होना। स्टिक्योमेट्रिक दोष क्या होते हैं, देखो स्टिक्योमेट्रिक दोष, जिन दोषों में आयनों की संख्या उनके सूत्रों के अनुसार ही होती है उसे स्टैक्योमीतीय दोष कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि परमाणु में जो दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसमें जितने धनायन निकल रहे हैं उतने ही ऋणायन भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। परमाणु में धनायनों की और ऋणायनों की संख्या समान रहेगी। तो जिन दोषों में आयनों की संख्या उनके सूत्र के अनुसार ही होती है, जो उनका सूत्र है उसके अनुसार होगी, मतलब कि जो उनका रेशो जो है ना वो परिवर्तित नहीं होगा, रेशो वही रहेगा उनका। इसके अंदर पहला आता है फ्रैंकल दोष। परीक्षा में फ्रैंकल दोष को और शॉटकी दोष को कई बार पूछा हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल दोष आपके। फ्रैंकल डिफेक्ट, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। परमाणु वही है, परमाणु में कोई 0 केल्विन से अधिक ताप पर कोई परमाणु अपने निश्चित स्थान को छोड़ दिया उसने, और वो कहाँ गया, अंतराकाशीय स्थान में चला गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि एक परमाणु अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह ठोसों के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। कोई भी परमाणु क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा है, उसी क्रिस्टल से निकल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर रहा है, तो उसका जो घनत्व है वो परिवर्तित नहीं होता इससे। ये देखो आप, ये मैंने एक परमाणु का उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे, ये एक आयनिक क्रिस्टल है, तो हमने A+, B- A+, B- बनाए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है धनायनिक क्रिस्टल, यहाँ से एक धनायन अपने स्थान को छोड़ चुका है। A+ जो है उसने अपना स्थान छोड़ दिया, लेकिन वो A+ कहाँ आके फंस गया है, अंतराकाशीय स्थान में, इस जगह आके फंस गया है वो अंतराकाशीय स्थान में। अंतराकाशीय स्थान में धनायन, पहले धनायन यहाँ से निकला तो वो बन गई धनायन ऋतिका, ठीक है, धनायन ऋतिका बन गई। अब ये अंतराकाशीय स्थान में चला गया तो इसको ये हो गया आपके अंतराकाशीय, A+ बीच में आ गया, तो कोई भी परमाणु बाहर तो निकला ही नहीं।
अब देखो ये जो दोष है ना, ये दोनों प्रकार का दोष है। ये रिक्तिका दोष भी है और अंतराकाशीय दोष भी है। तो जो ये आपके है फ्रैंकल दोष, इसमें दोनों प्रकार का दोष देखने को मिलता है। रिक्तिका दोष भी है क्योंकि यहाँ पर रिक्तिका बन रही है ये रही, ठीक है, और धनायनिक और अंतराकाशीय दोष भी है क्योंकि एक परमाणु अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर रहा है इसलिए, ठीक है। ये किन किन के अंदर मिलता है, देखो उदाहरण क्या क्या है इसके। जिंक सल्फाइड में, AgCl के अंदर, AgBr के अंदर, AgI के अंदर, इन 4 आयनिक क्रिस्टलों के अंदर फ्रैंकल दोष दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं शॉर्टकी दोष। इसमें कोई आयन जब अपना स्थान छोड़ता है तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान मात्रा में विपरीत आयन भी निकल जाते हैं। यानी ये क्या हुआ, अब यहाँ पे केवल रिक्ति का दोष होगा, अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश नहीं कर रहा है परमाणु, ठीक है। यहाँ पे ये जो धनायन परमाणु ये अपने स्थान से निकल चुका है, धनायन परमाणु अपने स्थान से निकल गया है तो इससे बन गई धनायन रिक्तिका। अब क्या हो रहा है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक धनायन निकला है तो एक ऋणायन भी अपने स्थान से निकलता है। यहाँ से एक ऋणायन निकल गया ये रहा, ठीक है, तो इससे बन गई ऋणायन रिक्तिका। ऊपर बनी थी धनायन रिक्तिका, ये बन गई ऋणायन रिक्तिका। तो जितने आयन निकलेंगे, धनायन निकलेंगे, उतने ही ऋणायन भी निकलेंगे विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। इससे परमाणु के घनत्व में कमी आ जाएगी क्योंकि परमाणु क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है अधिक तापमान पर, तो परमाणु का घनत्व में कमी आ जाएगी। फ्रैंकल दोष में कमी नहीं आ रही थी। तो यहाँ केवल आपको कौन सा मिलेगा, रिक्तिका दोष देखने को मिलेगा, अंतराकाशीय दोष देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो उदाहरण है वो आपके सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड CaCl है और एक AgBr है। ये इसके अंदर 4 उदाहरण हैं। अब देखो ये जो 2 उदाहरण थे, जो दोष थे, फ्रैंकल दोष और रिक्तिका दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जो हैं वो स्टिकियोमेट्रिक दोष हैं, ठीक है। और दोनों दोषों के अंदर एक उदाहरण दोनों में समान है, वो है AgBr। AgBr जो है वो इसमें भी मिल रहा है आपके, और AgBr जो है वो इसमें भी मिल रहा है आपके। एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, ज़्यादा बार भी नहीं आया, एक बार क्वेश्चन आया है कि उस एक ऐसा उदाहरण बताइए जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों में पाया जाता है। तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड लिखना है उसके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष। इसमें धनायन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है। जैसा ऊपर बराबर था ना, वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कब हो सकता है, तो ये भी 2 प्रकार का है। धातु आधिक्य दोष, जैसा कि आपने ऊपर देखा था ना ये। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, नॉन स्टिकियोमेट्रिक। इसमें धातु आधिक्य दोष है और धातु न्यून दोष है। धातु आधिक्य, धातु का मतलब क्या हुआ, मेटल M+। धातु का अधिक कब हो सकता है, यानी कि अभी अपन ने जो बनाए थे ना क्रिस्टल के अंदर A+, B-, A+, B-, इनमें धातु कौन है, इनमें धातु है A+, क्योंकि धातु ही क्या होती है, धनायन का निर्माण करती है। तो हम धातु को अधिक कैसे करें, धातु को बढ़ाएं कैसे, हम किसी भी क्रिस्टल में A+ की मात्रा बढ़ाएं कैसे, तो कब बढ़ा सकते हैं, या तो उस क्रिस्टल के अंदर अतिरिक्त A+ डाल दें, हम A+ की मात्रा बढ़ाते जाएं, और या फिर एक ऋणायन को कम कर दें, एक B- को आप कम कर दो तो A+ अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। आई बात समझ आपको। तो ऐसे हम धातु का आधिक्य दोष को बढ़ा सकते हैं। देखिए यह दोष आयन, धातु आयन या धनायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे उत्पन्न होगा, पहला क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ऋणायन रिक्तिका के कारण। देखो इस दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा विद्युत संचय को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। बहुत अच्छी तरह बता रखा है इसमें। देखो ये यहाँ पर ये आपके आ रहा है क्रिस्टल, ये एक पूरा क्रिस्टल है, इसके अंदर A+, B- जो है वो धनायन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो A+ और B- इसके अंदर धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं। यहाँ से ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, पहले मैं उसको गोला बना देता हूँ। इस जगह से एक B- यानी कि ऋणायन निकल गया है। अब देखो अगर एक ऋणायन निकलेगा तो अपने आप इसमें A+ की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो चुका है इसके अंदर। लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस B- के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे E बना रहा हूँ मैं, आप ढंग से बना देना, E- इसके अंदर प्रवेश कर गया है विद्युत उदासीनता को बनाने के लिए। परमाणु नहीं आया है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है F केंद्र। क्या नाम दिया जाता है इसको, F केंद्र नाम दिया जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये F केंद्र, प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर एक धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं F केंद्र, ठीक है। अब इस F केंद्र का क्या रोल है वो आपको देखना है यहाँ पर। जैसे अगर आपके पास में सोडियम क्लोराइड है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को थोड़ी देर धूप में रख दें या उनको हल्का सा गर्म करें, तापमान निश्चित होता है उसका, तो वो पीला पड़ जाता है।
उसका कारण है ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रंग प्रदर्शित कर रहा है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाकर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एफ केंद्र। इसके कारण सोडियम क्लोराइड में पीला रंग, लिथियम क्लोराइड में गुलाबी रंग और पोटेशियम क्लोराइड का बैंगनी रंग उत्पन्न होता है इसके अंदर। ये इसके उदाहरण है धातु आदि के दोष के अंदर। ठीक है, और धातु आदि में भी किसमें, ऋणायन रिक्तिका के अंदर। ठीक है, तो आप एफ केंद्र ध्यान रखना बस, इसके अंदर एफ केंद्र बनता है। अब आता है अतिरिक्त धनायन आ जाए, मान लो देखो इसका क्या है, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो धनायन Zn+2 झालक के स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिसका कारण वह पीला पड़ जाता है। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हमने गर्म किया तो Zn+2 आयन बने। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का निर्माण भी हुआ। तो Zn+2 आयन जो होते हैं वो अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब, जिंक जो है उसकी संख्या, धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहला जो क्रिस्टल था वो तो जिंक ऑक्साइड था, इसमें धनायन नहीं है। ठीक है, अब जो धनायन बन रहे हैं उसकी संख्या में यहाँ वृद्धि हो गई है जिंक Zn+2 की फॉर्म में। इसको बोलते हैं अतिरिक्त धनायनों का उत्पन्न होना। अब आता है आपके धातु न्यून दोष। अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, मान लो धातु न्यून दोष में क्या होगा, हमने ऋणायन अतिरिक्त कर दिए, क्रिस्टल में अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तो धातु न्यून दोष उत्पन्न होता है। ये 2 कारण, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, धनायन रिक्ति का कारण। इसमें ऋणायन जालक स्थान से बाहर निकल जाते हैं जिससे रिक्त स्थान बनता है, और तथा विद्युत दांद्रिता बनाए रखने के लिए एक अन्य धनायन पर आवेश बढ़ जाता है। जैसे कोई भी एक, इसमें क्या लिखा हुआ, धनायन अपने स्थान को छोड़ चला गया। ठीक है, धनायन रिक्तिका बन रही है यहाँ पर, धनायन अपने स्थान को छोड़ चला गया, तो वो जो धनायन निकला है ना अपने स्थान को छोड़कर, वो तो चला गया, लेकिन दूसरा जो धनायन है उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, लेकिन उसका स्थान तो रिक्त रह गया ना, तो उसके कारण क्या होगा, ऋण आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये निकल ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से जितने भी दोष हैं ये क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। ठीक है।